एंड स्ट्रीम क्यों? तुम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड क्या होती है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसमें मैं आपको डिमांड के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? डिमांड के बारे में। डिमांड डिमांड क्या होती है और डिमांड का लॉ कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप। डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या होता है, डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड होती क्या है। क्या होती है डिमांड? पढ़ते हैं हम। Demand function show the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. It can be either with respect to one consumer, individual demand function, or to all the consumers in the market demand function. अर्थात डिमांड क्या बताता है? डिमांड ये बताता है कि मार्केट में किसी वस्तु की एक कंज्यूमर के द्वारा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा या पूरी मार्केट के द्वारा क्या डिमांड आ रही है। उस वस्तु को कंज्यूम करने के लिए कितनी डिमांड जो है मार्केट कर रही है या कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, वो क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। अब एक डिमांड तब तक डिमांड नहीं हो सकती जब तक उसमें किसी कुछ बातें ना हो। जैसे क्या क्या बातें ना हो, वो चीजें अपन को समझने को मिलेंगी इसमें। सबसे पहले मैं आपको डिमांड के टाइप बताता हूं। तो डिमांड 2 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। क्या? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है और एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। इंडिविजुअल डिमांड में किसी एक, जैसा कि इंडिविजुअल का मतलब खुद जानते हो आप, इंडिविजुअल किसी एक फर्म या एक यूनिट के द्वारा मार्केट से किसी वस्तु, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड की गई है। तो एक फर्म कंज्यूम कर रही है, एक फर्म की डिमांड है ना वो, इसीलिए उसे हम कौन सी डिमांड कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड में जब उसी प्रोडक्ट को पूरी मार्केट डिमांड कर रही है, जैसे ए फर्म के द्वारा किसी वस्तु की कुछ डिमांड की जाती है तो इंडिविजुअल डिमांड है। और ए बी सी
3 फर्मों या 4 फर्मों या टोटल जितनी भी फर्म्स हैं, उन सभी फर्म्स के द्वारा जो डिमांड की गई है वो मार्केट डिमांड है। जब सारी फर्म्स के द्वारा मिलकर जो वस्तु की डिमांड की गई है वो मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में यही डिफरेंस है। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। इसमें एक व्यक्ति के, एक फर्म के द्वारा, किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा, एक फर्म के द्वारा क्या की जाती है? मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड की जाती है। अब यहां पर डिमांड ऑफ एक्स, किसी एक्स प्रोडक्ट, एक्स कमोडिटी की डिमांड, फंक्शन एफ का मतलब यहां फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स। सबसे पहले पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, मतलब गिवन कमोडिटी जो है एक्स, उसकी प्राइस क्या है। और वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर की इनकम क्या है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। और एफ मतलब ये ई होगा, एक्सपेक्टेशन, अच्छा एफ मतलब फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में उस प्राइस के चेंज होने का क्या एक्सपेक्टेशन है। इसके चलते एक कंज्यूमर क्या करता है, किसी वस्तु की मार्केट में आकर डिमांड करता है। इन चीजों के चलते ये चीजें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड करने के लिए। जैसे उसकी इनकम बढ़ गई किसी व्यक्ति की, तो इनकम उसकी डिमांड बढ़ा सकता है वस्तु की, नहीं बढ़ा सकता? बिल्कुल बढ़ा सकता है। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती है। टेस्ट, किसी वस्तु का टेस्ट हमारा गिर गया या हमें उस वस्तु में अब टेस्ट नहीं आ रहा, तो हमारी डिमांड उस वस्तु से रिलेटेड गिर सकती है कि नहीं गिर सकती? गिर सकती है। और अच्छी लग रही है कोई वस्तु तो टेस्ट के चलते बढ़ भी सकती है डिमांड। और फ्यूचर में किसी वस्तु की प्राइस गिरने के चांसेस हो, अभी नहीं गिरनी हो, फ्यूचर में गिरनी हो, तो अपन डिमांड कम कर देंगे कि ज्यादा कर देंगे? कम कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में गिरेगी। लोग बाग अक्सर बरसातों के सीजन में गोल्ड खरीदने के लिए बैठे रहते हैं कुछ लोग, तो रीजन, उन्हें पता है कि जब शादियों का सीजन चलता है ना, तो जो गोल्ड की कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके चलते लोग बाग क्या नहीं करते, गोल्ड उस समय बाय नहीं करते। कब बाय कर लेते हैं? ऑफ सीजन में बाय कर लेते हैं, जब डिमांड ज्यादा नहीं आ रही होती, क्योंकि उन्हें पता फ्यूचर में डिमांड गिरेगी और प्राइस गिरेगी। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी लग जाए कि फ्यूचर में उसकी प्राइस गिर सकती है, तो हम डिमांड कम कर देंगे। और कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन लग जाए कि फ्यूचर में किसी वस्तु की प्राइस बढ़ सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो डिमांड बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि कल प्राइस बढ़ जाएगी तब खरीदोगे क्या? उससे अच्छा आज ही खरीद लो। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से किसी वस्तु की डिमांड कम और ज्यादा हो सकती है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में बता दे रहा हूं कि इंडिविजुअल डिमांड किसी एक फर्म के द्वारा की गई डिमांड, ये फैक्टर तो दोनों में ही वर्क करेंगे। और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, जब जहां पर एक से अधिक मतलब टोटल फर्म्स, उस देश की टोटल फर्म्स के द्वारा की गई जो डिमांड है वो कौन सी डिमांड होती है? मार्केट डिमांड होती है। मार्केट डिमांड मतलब पूरी मार्केट के द्वारा उस वस्तु की, उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड आ रही है, तो वो मार्केट डिमांड होती है। अब डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड में डिमांड शेड्यूल को समझेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या समझेंगे? डिमांड स्केड्यूल। डिमांड शेड्यूल पढ़ लीजिए आप। डिमांड जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है? तो डिमांड शेड्यूल एक्चुअल में हमें यह बता रहा होता है, डिमांड शेड्यूल इज द टैबुलर और स्टेटमेंट और प्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड और डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, कि किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस होने पर उस वस्तु की अलग अलग क्या आएगी, मार्केट में डिमांड आएगी। तो उसे हम डिमांड, और जब ये चीजें हम एक टेबल में लिख देते हैं कि किस प्राइस पर किस वस्तु की क्या डिमांड आएगी, और इसे जब हम टेबल में लिख देते हैं तो वही क्या कहलाने लगता है? डिमांड शेड्यूल कहलाने लगता है। जैसे मैं यहां पर एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। मैं यहां पर इन चीजों को पढ़ने की बजाय मैं आपको सीधा सीधा इसका डिमांड शेड्यूल ही समझाता हूं। क्या कि मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस अपन क्या रखते हैं? 5 रखते हैं।
कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अपन 5 रखते हैं, और जब अपन उस प्रोडक्ट की प्राइस 5 रखेंगे तो मार्केट में खरीदने वाले कितने आएंगे, उसकी कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? हाई प्राइस रखने पर खरीदने वाले ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, बताइए? अमीर लोग ही आएंगे ना। तो अमीर लोग गिने चुने हैं कितने, कम ही है ना, आम जनता तो नहीं खरीद पाएगी उसको। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हमने 5 प्राइस रखी है किसी वस्तु की, ये 5,000 कर लो, 5 लाख कर लो, तुम्हें जो करना है सो कर लो, अलग अलग प्राइसेस हो सकती है। ये केवल और केवल शेड्यूल है जिसमें आपको नंबर का रिलेशन समझाया जा रहा है कि कैसे डिमांड कर्व चल रहा है, ठीक है। बाकी ये प्राइसेस कुछ भी हो सकती हैं। मैं जब प्राइस 5 रख रहा हूं तो मेरी मार्केट में उस वस्तु की डिमांड कितनी आ रही है? ये वस्तु चाहे कार हो सकती है कि जब मैं 5 लाख किसी चीज की प्राइस रख रहा हूं तो 1 कार की डिमांड आ रही है। जैसे ही मैंने उस कार की प्राइस को गिराकर मैंने कितने पर लाया? 4 पर। तो उस कार की डिमांड मार्केट में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ गई। मार्केट में वो व्यक्ति भी डिमांड करने लगा जो 5 लाख पर डिमांड नहीं कर रहा था। फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल उसमें है, तो इंडिविजुअल में हम क्या करेंगे कि एक ही फर्म की डिमांड हम देख रहे हैं। एक फर्म की डिमांड कैसे देख रहे हैं? जैसे इस तरीके से देख रहे हैं कि हम अपने आप को स्वयं को देखते हैं, ठीक है। हम एक इंडिविजुअली, हम एक फर्म है और हम किसी वस्तु को डिमांड करते हैं किसी प्रोड्यूसर से। अब हम उससे डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उससे कि भाई आप अगर 5 रुपए में बेचोगे तो हम इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं? 1। लेकिन उसने कहा कि मैं अगर थोड़ी सी प्राइस को क्या कर दूं, प्राइस के साथ रिलेशन पड़ रहा है अपन ये डिमांड का, किसके साथ? प्राइस के साथ, कि मैं उसकी क्या कर दूं, थोड़ी सी प्राइस गिरा दूं, तो मैं उसकी क्वालिटी चेंज नहीं करूंगा, क्वांटिटी चेंज नहीं करूंगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा, तुम्हारा प्रेफरेंस चेंज नहीं हो, सारी चीजें जैसी की तैसी रहेंगी। सेटर्स पैरेबस यहां पर लगी हुई है। बस मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु जैसी की तैसी रहेगी, बस मैंने प्राइस में थोड़ा सा चेंज ले आया। प्राइस मैंने 5 से कितनी कर दी? 4 कर दी। जब मैं प्राइस 5 से 4 करूंगा, मतलब वो फर्म सामने वाली प्राइस 5 से 4 करेगी, तो हम लोग अब डिमांड बढ़ा देंगे या घटा देंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज हम 1 लेकर आ रहे थे वो हम कितनी ले आएंगे? 2 ले आएंगे। लेकिन अगर वो और प्राइस गिरा देगा तो हम फिर 3 भी बाय करने की प्रयास करेंगे। हम कहेंगे कि यहां पर 3 रुपए पर 3 कमोडिटी क्या हो जाती है, मतलब ये प्राइस रखने पर उसकी डिमांड मार्केट में क्या आ रही है? इतनी आ रही है। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि आगे चल के उसने 2 कर दी तो मार्केट में डिमांड उस वस्तु की कितनी हो गई? मार्केट में नहीं, ये किसी एक फर्म के द्वारा इंडिविजुअल डिमांड की जा रही है। वो व्यक्ति कितनी डिमांड करने लगा? 4 डिमांड करने लगा। और अगर उसने कॉस्ट 1 कर दी तो वो व्यक्ति कितनी डिमांड करने लगा? 5 की डिमांड करने लगा। वही व्यक्ति जो डिमांड 1 की कर रहा था वो कितने की डिमांड करने लगा? 5 की डिमांड करने लगा। ये लॉ है डिमांड का कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस गिरती है मार्केट में उसकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। क्योंकि दिवाली के टाइम जब ऑफर आते हैं तो ऑफर के दौरान चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है। मॉल्स में, मार्केट में भीड़ हो जाती है, क्योंकि चीजों पर क्या लगा होता है? ऑफर लगा होता है। और हम ऑफर के चलते उन्हें सस्ते में बाय करने के लिए मार्केट में ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। और इंडिविजुअल फर्म पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर का बिहेवियर है। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसा ही कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि प्राइस ज्यादा होगी तो वो व्यक्ति कम वस्तु की डिमांड करेगा, और प्राइस कम कर दोगे तो वो व्यक्ति उस वस्तु की डिमांड गिरा देगा, बढ़ा देगा। कभी कभी क्या होता है, जब प्राइस गिर रही होती है ना, तो हम अननेसेसरी थिंग्स को भी क्या कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं हो फिर भी हम उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद के रख लेते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोग मार्केट में जाते हैं और जबकि 10 किलो सर्फ जो है यूज में नहीं आना एकदम, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि अगर रेट अच्छी कम मिल रही है, कम सस्ती रेट में मिल रहा है, तो वो 10 किलो सर्फ का पैकेट ले आते हैं, चल जाएगा।
6 7 8 महीने। तो सीधी सी बात यह है यहां पर, अब आप देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट रेफर टू अ टैबुलर स्टेटमेंट और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है, किस चीज का टैबुलर प्रेजेंटेशन है? शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑन अ वेरियस प्राइस। वेरियस प्राइस पर कोई कंज्यूमर या मार्केट, यहां पर कंज्यूमर अकेला नहीं है, सारे कंज्यूमर्स या कंज्यूमर कह लो या फिर सारे जो भी फर्म्स डिमांड कर रही हैं, वो डिमांड क्यों कर रही है? तो उसका रीजन क्या है कि प्राइस गिर रही है तो वो ज्यादा डिमांड कर रही है और प्राइस बढ़ रही है तो वो कम डिमांड कर रही है। यहां पर हम देखते हैं जैसे किसी चीज की प्राइस अपन कितनी रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। कितनी रख लेते हैं? 10 रख लेते हैं। और 10 प्राइस पर हाउस होल्ड 1 50 की डिमांड कर रहा है, हाउस होल्ड 1 2 कितने की डिमांड कर रहा है? 60 की डिमांड कर रहा है। और ये एक्चुअल में ए बी सी, मतलब वहां पर जितने भी लोग हैं सबकी डिमांड, वही तो है मार्केट। मार्केट मतलब सबकी डिमांड। तो यहां पर ए और बी, हाउस होल्ड 1 और हाउस होल्ड 2 को मान के अपन ऐसा चलेंगे कि पूरे लोग, सभी लोग, ए बी सी जितने भी लोग हैं सबके द्वारा की गई डिमांड, तभी तो मार्केट डिमांड बनेगी। तो जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा ए पर्सन और बी पर्सन, मान लीजिए 2 ही लोग हैं हमारे देश में, तो 2 लोग हैं तो फिर ए के द्वारा की गई डिमांड प्लस बी के द्वारा की गई डिमांड और दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो मार्केट डिमांड है। तो यहां पर ए ने 50 की डिमांड की है और बी ने 60 की डिमांड की है, तो टोटल 110 की जो है डिमांड आई है किस प्राइस पर? 10 पर, 10 की प्राइस पर। अगर मैं इसी प्राइस को बढ़ा दूं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो ये जो ए और बी है ना वो भी चतुर हैं। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर बहुत रैशनल होता है, वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो यहां पर अब कंज्यूमर सोचेगा कि मुझे जो है अब थोड़ी सी कम क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया है? डिमांड प्राइस बढ़ा दी है। जैसे अभी जियो और वगैरह अदर जितनी भी जो है आइडिया, वीआई वगैरह, इन सब ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। अब कुछ कस्टमर्स बीएसएनएल की ओर स्विच करने की सोच रहे हैं। मैंने ऐसा मैसेज जो है व्हाट्सएप पर पढ़ा कि कुछ बीएसएनएल की तरफ जाने की सोच रहे हैं। भाई आदमी सस्ते की ओर जाना चाहेगा और कुछ बीएसएनएल की ओर जाने की सोच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो यूजलेस सिम पड़ी हुई है ना, जैसे मैं 2 सिम चलाता हूं अपने फोन में तो 1 सिम बंद कर देता हूं। व्यक्ति डिमांड गिराएगा और जो 2 सिम थी उनमें से 1 सिम बंद कर दी, तो कुल मिलाकर जैसे 4 सिम चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था व्यक्ति, अब वो 2 सिम पर आ जाएगा। तो डिमांड गिर गई या बढ़ गई सिम की? तो डिमांड गिर गई। क्यों? क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो जब जब भी प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में उस वस्तु की डिमांड क्या होनी चाहिए? गिरनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड है। सेट्रस पैरेबस यहां पर लगी होती है, ध्यान रखना। मैं समझाऊंगा सेट्रस पैरेबस क्या होती है। मैंने उठाकर 10 से 20 की प्राइस, तो 10 से डिमांड इसकी इसने गिरा दी और 10 से डिमांड इसने गिरा दी, टोटल 20 से डिमांड गिर गई और अब डिमांड कितनी रह गई? 40 एंड 50 प्लस 90 जो है, 40 एंड 50 प्लस किए तो 90 की डिमांड मार्केट में रह गई। ये लॉ लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि 30 की उसने जैसी प्राइस बढ़ा दी और तो मार्केट में डिमांड 70 रह गई। 40 की तो 40, जैसे ही उसने 40 डिमांड की तो 50 रह गई टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड, और उसने प्राइस 50 कर दी, सो मार्केट डिमांड 30 रह गई। 110 से मार्केट डिमांड 30 पर पहुंच गई, क्योंकि इसने प्राइसेस भी कहां पर लेके चला गया? टॉप पर लेके चला गया। तो जब किसी वस्तु की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है तो डिमांड उसकी वैसे ही वैसे गिरती है। तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं? प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है? अब आप ही बताना, प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन का मतलब यह हुआ कि दोनों ऊपर की ओर भाग रहे हैं या दोनों नीचे की ओर भाग रहे हैं। और नेगेटिव रिलेशन का मतलब यह हुआ कि आपने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड उसकी किधर को खिसक गई? नीचे को खिसक गई। और प्राइस को गिराया
तो डिमांड उसकी किधर को खिसक गई, ऊपर को खिसक गई। तो रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो पॉजिटिव रिलेशन तो है नहीं, कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो कैसा बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। ओके, तो आपको दो बातें क्लियर हुई होंगी, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड, और ये दोनों फंक्शन कैसे कर रही हैं। जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाते हैं तो डिमांड गिरती है, और जैसे जैसे प्राइस को गिराते हैं तो डिमांड बढ़ती है। ये लॉ आपको समझ में आया। ओके, आगे देखिए, ये इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसको हम अभी जैसे ही हम इसे ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे, y एक्सिस और x एक्सिस पर जैसे ही हम इसे प्लॉट कर देंगे तो ये मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये डिमांड कर्व बन जाएगा। अभी डिमांड शेड्यूल है, जब इसे ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही डिमांड कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किसी प्रोडक्ट की मार्केट में आ रही डिमांड का जो शेड्यूल में टेबुलर जो प्रेजेंटेशन होता है वो तो होता है शेड्यूल, और टेबल में जब किसी उसको लिखा जाता है, क्या कहते हैं, डिमांड के कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग जो डिमांड आ रही है उसको जब टेबल में लिख दिया जाता है तो वो तो होता है डिमांड शेड्यूल। और जब इसी चीज को काय पर प्लॉट कर दिया जाए, किसी ग्राफ पर प्लॉट कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाने लगता है, डिमांड कर्व कहलाने लगता है। ये कर्व का मतलब बिल्कुल ही ये मत लगा देना कि वो कर्व ही होगा, कर्व का स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहते हैं, ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमांड, वैसे लॉ ऑफ डिमांड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें लग रही हैं, हम ऐसा देख चुके हैं कई बार, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा रामायण ना पढ़ के मैं केवल आपको सीधी सीधी सी भाषा बताऊंगा कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल फॉल। जब किसी चीज की प्राइस अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसकी डिमांड मार्केट से क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और जैसे जैसे हम व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज, जैसे जैसे अपन उसकी प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो मतलब अभी यहां पर ये प्राइस थी, मतलब पीओवी बदल जाएगा। जैसे ये प्राइस है तो इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड गिर रही है, और अगर ये डिमांड है, ये प्राइस है और ये प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अपन पीओवी बदल के रख लेते हैं दोनों में। आप ये एरो का मतलब इन पर देखिए, जैसे फर्स्ट पीओवी को देखते हैं अपन कि ये हमारी प्राइस है और ये हमारी डिमांड है। अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब ये हमारी डिमांड है और ये हमारी प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। तो सीधी सी बात यह है कि किसी चीज की प्राइस कब बढ़ सकती है और कब घट सकती है, वो किसी चीज की डिमांड कब बढ़ सकती है और कब घट सकती है, वो प्राइस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस पर। अच्छा, एक्सेप्शन अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले डिमांड से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि मेरी एक विश है किसी चीज की। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इस वस्तु को खरीदना चाहता हूं, लेकिन वो विश ही है केवल, मैं उसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या वो डिमांड है, वो डिमांड बिल्कुल नहीं है। जब मेरी डिजायर विश में कन्वर्ट हो, और विश में कन्वर्ट होने के बाद जो डिजायर है मेरी वो कैसी हो, बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा उस किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या हूं कि मैं उसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, तभी वो वस्तु की मार्केट में डिमांड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब मार्केट में डिमांड करने के लिए आपकी जेब में, पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। जैसे मेरी जेब में पैसा, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा कि मैं यार एक एरोप्लेन लेना चाहता हूं,
ये मेरी डिजायर तो है, पर इंस्टेंट डिजायर नहीं है ये मेरी कि मैं आज ही जाके पैसा खर्च करके और क्या कर आऊं, एरोप्लेन खरीद लाऊं। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास इतना पैसा है, तो ऐसी डिजायर डिमांड नहीं होती। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा तो है और वो वस्तु को लेना भी चाहता है लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहता, तो वो भी मार्केट में क्या नहीं बनती, डिमांड नहीं बनती। डिमांड तभी बनेगी जब आपके पास पैसा भी हो, एक बार को पैसा नहीं भी हो, आप बैंक से लोन लेके पैसा अरेंज करके और फिर उस वस्तु को ले आते हो, तो वो बनेगी मार्केट डिमांड। मतलब केवल खाली इच्छा रख लेने से, ख्याली पुलाव पका लेने से वो मार्केट की डिमांड नहीं हो जाती, ध्यान रखना। तो बैठ के ख्याली पुलाव पकाने से डिमांड नहीं बन जाएगी कि हम सोचें भाई हम कह रहे हैं कि हम तो एप्पल का फोन लेना चाहते हैं। अब एप्पल का फोन लेना तो चाहते हैं पर पैसा भी तो होना चाहिए, और फिर कुछ लोग पैसा भी है लेकिन वो पैसा होने के बावजूद भी उसे खर्च करना नहीं चाहते, तो वो भी मार्केट में क्या नहीं बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड वही बनेगी जब आपकी जो विलिंगनेस है वो ऐसी इंस्टेंट डिजायर हो कि आप तुरंत उस पर काय के लिए तैयार हो, आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, तो ही वो क्या बनेगी, डिमांड बनेगी। ध्यान रखना। ओके, आगे मैं एक्सेप्शन बताऊंगा आपको कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का जो लॉ होता है, क्या लॉ होता है डिमांड का, कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं चेंज होना चाहिए, ऊपर जो पढ़े थे ना, इनकम नहीं चेंज होना चाहिए, और कंज्यूमर जो है, देखिए ये सारी चीजें, प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए, तो इन और फ्यूचर में प्राइसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति, ये लॉ लगता है डिमांड पर, और अगर इनमें चेंज आया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं एक्सेप्शन? पहली बात तो एक्सेप्शंस होते क्या है, मैं आपको ये बताऊं। जब सारी चीजें एक जैसी चल रही हो और कोई एक अलग चल रहा हो, तो वो क्या है, उसका एक्सेप्शन है। जैसे मैंने कहा कि भाई सारी मेटल कैसी होती हैं, हार्ड सब्सटेंस है, पर मरकरी क्या है, वो लिक्विड सब्सटेंस है, पर है तो मेटल ना, तो वो मेटल में एक एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड में है। ऐसे एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, सभी जगह एक्सेप्शंस होते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे उल्टे चलते हैं क्या? हाँ, उल्टे चलते हैं। कौन उल्टा चलता है कि भाई इसमें एक तो गिवन गुड्स उल्टे चलते हैं, इन पर लॉ का डिमांड फेल हो जाता है, लगता ही नहीं इन पर लॉ का डिमांड। क्यों भैया, लॉ का डिमांड क्यों नहीं लगता? कोई तो रीजन है कि इन गिवन गुड्स पर लॉ का डिमांड नहीं लगता। पहले मैं आपको गिवन गुड्स बताता हूं। वे गुड्स जो नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये घटिया गुड्स हैं, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं। कंज्यूमर इन्हें तभी बाय करता है जब उसके पास इनकम उतनी नहीं होती कि वो क्या कर पाए, नॉर्मल गुड्स को खरीद पाए। और ये गिवन गुड्स जनरली कौन से लोगों के द्वारा खाए और खरीदे जाते हैं? उन लोगों के द्वारा जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो नॉर्मल गुड्स को खरीद सकें। गिवन गुड्स नॉर्मल गुड्स से बहुत ज्यादा गए गुजरे गुड्स हैं, और नॉर्मल गुड्स से लग्जरी गुड्स, बहुत हायर स्टैंडर्ड के गुड्स। तीन प्रकार के गुड्स मैंने आपको बताए, एक गिवन गुड्स, एक नॉर्मल गुड्स और एक लग्जरी गुड। लग्जरी गुड कौन खरीदते हैं? पैसे वाले लोग। नॉर्मल गुड्स कौन खरीदते हैं? भाई नॉर्मल गुड्स तो एक ऐसा गुड्स है कि इसको तो सभी को ही कंज्यूम करना होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस सिचुएशन में भी नहीं हो पाते कि वो नॉर्मल गुड्स को खरीद पाए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेते हैं, गिवन गुड्स को खरीद लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग, गुची एक ब्रांड है, उस ब्रांड की वस्तुएं जो है यूज करते हैं, उस बस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं,
अब लेकिन हम और आप नॉर्मल ब्रांड के भी कपड़े पहनते हैं। भैया हम अपने मॉल में गए और जाकर पेंटालून से खरीद लाए, 600-700-800 रुपए की शर्ट खरीद लाए। अरे 5,000 की 15,000 की शर्ट नहीं खरीद रहे, कोई बात नहीं, 6-7 हजार की शर्ट खरीद लाए, वो 500-600 की और 800 की 1,000 रुपए की शर्ट खरीद लाए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मॉल की भी वस्तु को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऐसी स्थिति में कहां चले जाते हैं? मेले में चले जाते हैं, ठेले पे चले जाते हैं। जो शर्ट हम 1,000 की खरीद के लाए हैं वो शर्ट तो खरीद नहीं सकते, तो वो कौन सी शर्ट खरीद लाते हैं? घटिया शर्ट खरीद लाते हैं जिसका कलर 3 दिन बाद चला जाएगा, कोई कलर की गारंटी नहीं होती, कपड़े की कोई क्वालिटी नहीं होती। मजबूरी है उनकी उसे खरीदना। क्या मजबूरी है? क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, वो नॉर्मल गुड्स को खरीद सके, तो वो ठेले वाले कपड़े खरीद लाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इंफीरियर गुड्स। जो कौन से गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स हैं, जिनकी क्वालिटी नॉर्मल गुड्स से, घटिया गुड्स भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? घटिया गुड्स भी कहते हैं। नॉर्मल गुड्स से इनकी क्वालिटी घटिया है। और एक और लॉ है इसका, जो अपन इसी में देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स का, जैसे नॉर्मल गुड्स की प्राइस गिरती है ना, तो हम नॉर्मल गुड्स की प्राइस गिरने पर मोर क्वांटिटी बाय करते हैं। यही तो लॉ पढ़ा के लाया हूं पीछे आपको। क्या लॉ पढ़ा के लाया हूं? कि नॉर्मल गुड्स की प्राइस गिरती है तो अपन उसकी मोर क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, जबकि गिवन गुड्स की प्राइस गिरती है तो हम उसकी मोर क्वांटिटी बाय करने की बजाय छोड़ना चाहते हैं। मतलब अब ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, वो मुझे बाकायदा आपको एग्जाम्पल और ग्राफ पर उस पर समझानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बस गिवन गुड्स के बारे में बता रहा हूं यहां पर कि गिवन गुड्स कौन से होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स on which the consumer spend a big part of their income are known as a given goods। और ये गिवन पैराडॉक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज एन इंफीरियर गुड्स एंड व्हीट इज अ नॉर्मल गुड। बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ये, मैं आपको बहुत सटीक एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा। इसने व्हीट और राइस को रखा है। राइस को मैं गिवन गुड्स में नहीं रख सकता। राइस से भी और घटिया चीजें हो सकती हैं, राइस तो फिर भी ठीक है, राइस से भी और घटिया फूड हो सकता है, वो है गिवन गुड्स। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वो चावल बहुत ज्यादा खराब वाले हों, घटिया वाले हों, तो वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब पता लगे अपन दावत के चावल या बासमती के चावल देखें तो वो तो भैया नॉर्मल गुड्स, और दावत और बासमती तो भैया लग्जरी गुड्स में भी जा सकते हैं, बाकी नॉर्मल तो है ही है। पर घटिया वाला चावल हो जो बिल्कुल कोई नहीं खा रहा हो, तो जो मजबूरी का मारा होगा वो उसको खाएगा, तब वो गिवन गुड्स है। गिवन गुड्स, अच्छा एक बात बताना, अगर उस घटिया वाले चावल की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए कि अपन महीने भर का राशन भी खरीद पाए, महीने भर के चावल खरीद पाए, और फिर भी हमारे पास पैसा बच रहा हो, तो हम अच्छे वाले चावल खरीद के खाना चाहेंगे या घटिया वाले खरीद के खाना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम अच्छे वाले चावल खाना चाहेंगे। खैर, इन चीजों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा अभी गिवन गुड्स को। यहां पर ना समझा के गिवन पैराडॉक्स को मैं आपको यहां समझाऊंगा। पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? विरोधाभासी, ऑपोजिट, उल्टा चलना। गिवन गुड्स पर लॉ लगता ही नहीं है। गिवन गुड्स लॉ फेलियर है, वास्तव में लॉ फेलियर है। लॉ फेल हो जाता है यहां पर डिमांड का। डिमांड का लॉ तो कहता है कि भैया प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहां पर तो प्राइस गिरने पर डिमांड भी गिर रही है? जबकि हमने तो पढ़ा था कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये तो रिलेशन पॉजिटिव हो गया कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस गिर रही है तो डिमांड भी गिर रही है। क्या कारण है ऐसा कि भाई गिवन गुड्स में कि प्राइस
और जो डिमांड है वो एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, इनवर्स ना चल के। देखिए उसका कारण बताता हूं मैं आपको। मैं यहां पर दो प्रोडक्ट ले लेता हूं, एक बाजरा जिसे मिलेट कहते हैं और एक गेहूं जिसे वीट कहते हैं। दो प्रोडक्ट ले ली, मतलब दो वस्तुएं ले ली मैंने। मैं इसे गिफन गुड्स की क्वालिटी में रखता हूं और इसे जो नॉर्मल गुड्स की क्वालिटी में रखता हूं। ठीक है, रखता हूं क्या है ही, बाजरा हम कभी कभार ही खाते हैं, हम तो शौक में खाते हैं लेकिन कुछ मजबूरी में खाते हैं बाजरा। जो मजबूरी में खाते हैं वो इस गिफन, देखो जिनके पास पैसा नहीं है वो गेहूं नहीं खरीद सकते तो वो क्या खरीद के खाएंगे, बाजरा खरीद, मरेंगे तो नहीं ना, भूख से तो नहीं मरेंगे ना, बाजरा से अगर पेट भर रहा है तो बाजरा ही खाएंगे वो। तो यहां पर मैं इन दोनों के लिए पैराडॉक्स आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? बाजरा का पैराडॉक्स, बाजरा पर लगने वाला पैराडॉक्स बताता हूं। बाजरा गिफन गुड्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? गिफन गुड्स का। और ये गिफन को एक व्यक्ति था जिसने ये लॉ दिया था। ठीक है, तो पैराडॉक्स बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपकी इनकम 200 रुपए है। कितनी है? 200 रुपए। आप 200 रुपए कमाते हो और 200 रुपए कमा के आप पूरे 200 के 200 रुपए काय पर खर्च कर देते हो? बाजरा खाने पर खर्च। मतलब आपके पेट भरने के लिए आपको बाजरा खाना है और आपके पास इनकम भी कितनी है? 200 ही है। अब इनकम आपकी 200 आ रही है और डिमांड आपने पूरे 200 से पूरे बाजरा की कर ली, आपने 5 किलो बाजरा खरीद लिया। 5 किलो क्यों? मैं महीने भर का बाजरा ले लेता हूं, 30 किलो बाजरा आपने खरीद लिया। मान लीजिए एक दिन में आप 1 किलो बाजरा खा जाते, इतना नहीं खा पाते, कोई हो सकता है बड़ी फैमिली हो। एक दिन में एक व्यक्ति 1 किलो बाजरा खा जाता है और पूरे महीने भर में 1 मंथ में वो कितने का बाजरा खा जाता है? 200 रुपए का बाजरा खा जाता है, क्योंकि उसकी इनकम मंथली कितनी है? 200। आपको महीने की सैलरी 200 मिलती है, ठीक है, और 200 रुपए महीने की सैलरी है, आप जो भी मजदूरी है उस मजदूरी में आप 30 किलो बाजरा खरीद के लाते हो और पूरा महीना काट देते हो। अब मैं आपसे कहूं कि आप जो है इसको अपन 20 किलो ले लेते हैं ताकि डेटा पूरा आ जाएगा। यहां 1 किलो बाजरे की कीमत कितनी आ रही है बताओ? 10 रुपया। कितनी आ रही है? क्योंकि 200 रुपये आपने कमाए और पूरे के पूरे 200 काय पर खर्च कर दिए? बाजरा खाने पर। तो 20 किलो बाजरा आपने खरीद पाया और 20 ही आपके घर में कंज्यूम होता है। आप 19 किलो नहीं ला सकते, अदरवाइज आपको एक दिन भूखा सोना पड़ेगा। भूखे सोना है क्या? नहीं। तो फिर अब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए के हिसाब से हम 20 और 20 धाम 200 रुपए का हम पूरा बाजरा खरीद रहे हैं। अब आप बताइए, एक बात बताइए, कोई गरीब व्यक्ति हो उसका मन गेहूं खाने की इच्छा नहीं करता होगा? उसके बच्चे गेहूं की रोटी मांगते नहीं होंगे क्या? बिल्कुल मांगते होंगे। अगर आपको बाजरा की रोटी डेली मिल रही है तो लिटरली मन भर जाएगा उसे खाते खाते। आप इच्छा करोगे कि कुछ अच्छा मिल जाए खाने को। वैसे तो आप लोगों को शाम होते ही अच्छा खाने की इच्छा करती है, जैसे मोमो, चाउमीन और सबसे ज्यादा ये बर्गर, पिज्जा। ये तो खैर मीडियम गुड्स से भी ऊपर है, जो हमारे नॉर्मल गुड्स से भी ऊपर है। ये तो लग्जरी गुड्स से होगा एक जैसी, एक तरीके से। अब मैं तो यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? गिफन गुड्स की। अब गेहूं की बात करता हूं। गेहूं, अगर ये गेहूं खाने चला ना तो गेहूं
अगर ये गेहूं लेने गया, 20 किलो गेहूं लेने गया, तो पता है 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 20 रुपया है। 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 20 रुपया है। और 400 रुपए के गेहूं ऐसे खरीदने पड़ेंगे। कितने के गेहूं खरीदने पड़ेंगे? 400 रुपए के। तब पेट भर पाएगा अपने बच्चों का। और इसकी क्षमता केवल क्या खरीदने की है? बाजरा खरीदने की। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये व्यक्ति ये गेहूं खरीदने की सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो कहेगा अगर मैं गेहूं खरीदने के लिए गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि गेहूं अगर मैंने खरीदे तो 400 रुपए, यहां तो गेहूं तो केवल 15 दिन के लिए ला पाऊंगा मैं खरीद के, बाकी 15 दिन क्या मेरे बच्चे भूखे मरेंगे? तो वो कहेगा मैं गेहूं खरीद नहीं रहा, मैं तो गिफन गुड्स से ही काम चलाऊंगा। अब क्या हुआ? अब आप समझना सिचुएशन को। प्राइस गिराऊंगा मैं बाजरा की, मार्केट में उल्टा फ्लो लेके जाऊंगा इसका। कैसे? प्राइस गिराता हूं मैं बाजरे की। मैंने बाजरा की प्राइस गिराकर 10 रुपए से 2 रुपया कर दी। कितनी कर दी? चलो ज्यादा कम हो गई, लो 4 कर दे रहा हूं। पांच कर दे रहा हूं, ठीक है? 5 तो ठीक है। अब 5 किलो, 5 रुपए किलो जो है मैंने बाजरा कर दिया। रेट गिरा दी बाजरे की या बढ़ा दी? गिरा दी। अब जो व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसके बच्चे बहुत दिनों से रो रहे थे कि गेहूं की रोटी खानी है। किसकी रोटी खानी है? गेहूं की रोटी खानी है। तो अब वो क्या करेगा? वो दिमाग लगाएगा। वो सोचेगा कि यार मुझे 30 किलो अनाज चाहिए। कितना अनाज चाहिए? 30 किलो। 30 किलो चाहिए ना? नहीं, 20 किलो। मुझे 20 किलो बाजरा चाहिए। कितना चाहिए? 20 किलो। तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि मेरे पास महीने भर के लिए बाजरा आ जाए और गेहूं भी आ जाए, क्योंकि अब पैसे बचेंगे ना उसके पास। देखो कितने रुपए बचेंगे उसके पास। अगर वो 20 किलो बाजरा खरीद के लाए, 20 किलो बाजरा खरीद के लाए, तो कितने रुपए का बाजरा खरीद के ला पाएगा? 100 रुपए का। अब आप बताइए उसके पास 20 दिन का बाजरा आ गया कि नहीं आ गया? मतलब पूरे महीने भर का बाजरा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। उसके पास मिलेट कितने दिन के लिए आ गया? पूरे महीने भर के लिए आ गया। अभी भी लेकिन इसकी जेब में कुछ पैसा बचा हुआ है। कितना रुपया बचा हुआ है इसकी जेब में? इसकी जेब में अभी भी 100 रुपया बचा हुआ है। अब ये 100 रुपए में कितने गेहूं खरीद सकता है? आप मुझे बताइए। 1 किलो गेहूं कितने रुपए के हैं? बताओ कितने के 1 किलो गेहूं? 20 रुपए के। 1 किलो गेहूं कितने